समुद्र तल से 16,500 फीट ऊपर हिमालय के बीच एक ऐसी झील जो साल के 11 महीने बर्फ के नीचे दबी रहती है। लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो हर जगह इंसानी कंकाल दिखाई देने लगते हैं। सिर, हड्डियां, बाल और कुछ पर तो आज भी मांस चिपका हुआ है। और सबसे अजीब बात, इनमें से हर एक की डेथ लगभग एक ही तरीके से हुई थी। 80 साल तक साइंटिस्ट इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते रहे। 2004 में उन्हें लगा कि उन्हें इसका जवाब मिल गया है और फिर 2019 में एक ऐसी डीएनए रिपोर्ट आई जिसने इस पूरी थ्योरी को ताश के पत्तों की तरह खारिज कर दिया, गिरा दिया। साल 1942 दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। उत्तराखंड के नंदा देवी इलाके में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर पेट्रोलिंग करने निकला हुआ था। गर्मियों का मौसम था, इसलिए बर्फ मेल्ट हो चुकी थी। वो एक छोटी सी झील के पास पहुंचा और वहां जो देखा उसने रिपोर्ट भेजने में बिल्कुल देर नहीं की। झील के किनारे और पानी के अंदर चारों तरफ इंसानी कंकाल बिखरे पड़े थे, सैकड़ों की तादाद में। अंग्रेजों का पहला रिएक्शन क्या था? पैनिक। उन्हें लगा ये जापानी सैनिक हैं जो चुपके से भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और बर्फ के नीचे दबकर मारे गए। लेकिन जांच शुरू हुई तो ये थ्योरी खारिज हो गई। हड्डियां बहुत ज्यादा पुरानी थी, ये किसी हालिया घटना का हिस्सा थी ही नहीं। तो सवाल वहीं का वहीं रह गया, ये लोग थे कौन? रूपकुंड चमोली जिले त्रिशूल पर्वत की गोद में बसी एक ग्लेशियर झील जिसकी चौड़ाई मुश्किल से 40 मीटर और गहराई सिर्फ घुटनों तक थी। लोकल लोग इसे कंकाल झील कहते हैं, दुनिया इसे स्केलेटन लेक के नाम से जानती है। कंकालों की सही गिनती आज तक किसी को नहीं पता। अलग अलग अनुमान 300 से लेकर 800 से ज्यादा तक हैं, क्योंकि दशकों तक ट्रैकर्स और टूरिस्ट हड्डियां उठाकर ले जाते रहे। और यहाँ सिर्फ हड्डियां नहीं मिली, चमड़े की चप्पलें, लकड़ी के बर्तन, लोहे के भाले, अंगूठियां, चूड़ियां और शंख भी मिले। शंख यानी कोंच सेल। अब सवाल ये है कि हिमालय की बर्फीली झील पर ये शंख कर क्या रहे हैं? इसका मतलब ये कोई सैनिक की टुकड़ी नहीं थी, ये एक धार्मिक यात्रा थी और यहीं से 1000 साल पुरानी लोक कथा जुड़ती है। रूपकुंड जिस रास्ते पर है उसी रास्ते से गुजरती है नंदा देवी राजजात यात्रा, जो हर 12 साल में एक बार होती है, जो लगभग 280 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा थी। ये एशिया की सबसे लंबी धार्मिक यात्राओं में से एक है। गढ़वाल के लोकगीतों में एक कहानी सदियों से गाई जाती आई है। कहते हैं कन्नौज का एक राजा जस धवल अपनी गर्भवती रानी बलम्पा के साथ इस यात्रा पर निकला। उसके साथ नौकर चाकर, संगीतकार और नर्तकियां भी थी। यात्रा एक तपस्या थी, लेकिन राजा ने इसे जश्न बना दिया। नाच गाना, दावतें, शोर। लोकगीत कहते हैं कि नंदा देवी नाराज हो गई और उन्होंने आसमान से लोहे जैसे सख्त ओले बरसा दिए। अब ये सिर्फ एक कहानी थी, एक गाना था। लोग इसे सबूत नहीं मानते, लेकिन 2004 में जो साइंटिफिक रिपोर्ट आई उसने इस गाने को अजीब तरीके से साबित कर दिया। 2004 में एक इंटरनेशनल टीम जिसमें एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और हैदराबाद के साइंटिस्ट शामिल थे, रूपकुंड पहुंची। उन्होंने कंकाल, बाल और टिश्यू के सैंपल लिए। रेडियो कार्बन डेटिंग से जो तारीख निकली वो लगभग 850 ईस्वी थी, यानी करीब 1200 साल पुराने। लेकिन असली चौंकाने वाली बात उनके डेथ के तरीके में थी। स्कल पर गहरे गोले आकार के फ्रैक्चर मिले, कंधों पर भी वैसे ही निशान थे और सबसे इम्पोर्टेंट, ये सारी चोटें ऊपर की तरफ से आई थी। सोचो, अगर हमला होता तो चोटें हाथों पर होती, पीठ पर होती, तलवार और भाले के कट होते, हड्डियां टूटी होती गिरने से। लेकिन यहाँ सिर्फ सिर और कंधों पर चोट थी, वो भी ऊपर की तरफ से, जैसे किसी ने आसमान से पत्थर बरसाए हों। रिसर्चर्स का कंक्लूजन था, एक अचानक आया भयानक ओलावृष्टि का तूफान यानी हेल स्टॉर्म। क्रिकेट बॉल के साइज के ओले 16,500 फीट की खुली ढलान पर, जहां छुपने के लिए पेड़ तक नहीं है। एक ग्रुप, एक दिन, एक मौत। केस बंद, लोकगीत सही था। दुनिया भर के न्यूज चैनलों ने यही चलाया और अगले 15 साल तक यही सच माना गया। अब यहाँ रुको, क्योंकि जो आगे आ रहा है उसी के लिए ये वीडियो बना है। 2019 में हार्वर्ड, मैक्स प्लैंक और भारत के सीसीएमबी समेत 16 संस्थानों की एक टीम ने रूपकुंड के 38 कंकालों का पूरा जीनोम टेस्ट किया। रिपोर्ट नेचर कम्युनिकेशन में छपी और उसने 2004 की थ्योरी को पूरी तरह से तोड़ दिया। 38 कंकाल, एक ही झील, एक जैसी दिखने वाली हड्डियां। लेकिन डीएनए ने बताया कि ये एक ग्रुप के लोग थे ही नहीं, ये 3 बिल्कुल अलग अलग ग्रुप थे। ग्रुप ए, जिसमें 23 लोग थे, इनकी एंसेस्ट्री साफ तौर पर साउथ एशियन थी, लेकिन एक ही आबादी से नहीं। इनमें उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक की जेनेटिक डाइवर्सिटी थी।
इनकी डेटिंग लगभग 7वीं से 10वीं सदी के बीच निकली और यहीं पहला झटका लगा। रिसर्च के मुताबिक ये सब कभी एक साथ मरे ही नहीं, ये डेथ कई अलग अलग घटनाओं में हुई थी। यानी एक तूफान, एक दिन, एक मौत वाली थ्योरी पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन असली बम अभी बाकी था। ग्रुप बी, जिसमें 14 लोग थे, इनका डीएनए साउथ एशियन नहीं था। ये लोग जेनेटिकली आज के ग्रीस और क्रीट के लोगों से मिलते जुलते थे। पूर्वी भूमध्य सागर, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, और इनकी डेटिंग लगभग 1800 ईस्वी के आसपास निकली। अब इसे ठीक से समझो, ग्रुप ए और ग्रुप बी के बीच लगभग 1000 साल का फासला था। ये लोग एक दूसरे से मिले ही नहीं, एक साथ चले ही नहीं और एक साथ मरे ही नहीं। इनकी हड्डियां एक झील में सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि इनकी डेथ एक ही जगह पर अलग अलग टाइम पर हुई थी। और ग्रुप सी, सिर्फ एक व्यक्ति जिसकी एंसेस्ट्री ईस्ट एशियन से जुड़ी निकली, अकेला, डिफरेंट। टीम ने डाइट भी चेक की हड्डियों में आइसोटोप एनालिसिस से। ग्रुप ए के लोगों की डाइट में भारतीय अनाज साफ दिखा, ग्रुप बी में नहीं। इनका खानपान ईस्टर्न मेडिटेरेनियन इलाके जैसा था, यानी ये लोग भारत में पले बड़े नहीं थे और बाहर से आए थे। रिसर्चर्स ने यह भी चेक किया कि कहीं महामारी या बैक्टीरिया से मौत तो नहीं हुई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। तो अब सवाल ये नहीं है कि ये लोग कैसे मरे, सवाल ये हो गया भूमध्य सागर से आए लोग 1800 के आसपास हिमालय की 16,500 फीट ऊंची एक झील पर क्या कर रहे थे। ये वो दौर था जब भारत में ब्रिटिश राज मजबूत हो रहा था, रिकॉर्ड रखे जाते थे, चिट्ठियां लिखी जाती थी, ट्रैवलॉग छपते थे। एक साथ 14 विदेशियों का हिमालय पर मारा जाना ये कोई छोटी घटना नहीं होती, लेकिन किसी भी रिकॉर्ड में इसका जिक्र नहीं है। ना कोई मिसिंग रिपोर्ट, ना कोई ट्रैवलॉग, कुछ भी नहीं। थ्योरीज बहुत हैं। कोई कहता है ये व्यापारी थे, कोई कहता है ये यूरोपियन एक्सप्लोरर्स थे जो कोई गुप्त अभियान चला रहे थे। किसी का अंदाजा है कि ये लोग किसी तरह से राजजात यात्रा से जुड़ गए थे, लेकिन ये सिर्फ अंदाजे हैं। रिसर्च पेपर खुद मानता है इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है। और सबसे दुखद बात यह है कि जवाब मिलने के मौके हर साल कम होते जा रहे हैं। रूपकुंड भी एक प्रोटेक्टेड साइट नहीं रही। दशकों तक ट्रैकर्स वहां जाते रहे, कंकालों को हाथ लगाते रहे, तस्वीरें खिंचवाते रहे और कई हड्डियां सोवेनियर बनाकर उठा के ले आए। कोई सिस्टमैटिक एक्सकेवेशन कभी नहीं हुआ। हड्डियां अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हिल चुकी हैं। जो कॉन्टेक्स्ट किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट की सबसे कीमती चीज होती है, वो लगभग नष्ट हो चुका है। 2018 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बगियाल्स यानी ऊंचे घास के मैदानों पर कैंपिंग पर रोक लगाई ताकि इस नाजुक इलाके को और नुकसान ना पहुंच सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम जानते हैं कि रूपकुंड में सैकड़ों लोगों की हड्डियां हैं। हम जानते हैं कि वो एक ग्रुप के थे ही नहीं। हम जानते हैं कि उनके बीच लगभग 1000 साल का फासला था। हम जानते हैं कि उनमें से 14 लोग भारत के नहीं थे, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो वहाँ क्यों गए। एक अजीब सी बात है इस कहानी में। आमतौर पर साइंस पजल्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है, लेकिन रूपकुंड में साइंस ने इस थ्योरी को और ज्यादा डीप कर दिया और ज्यादा गहरा कर दिया। 1942 में हमारे पास एक सवाल था, ये लोग कौन थे। 2026 में हमारे पास कई सवाल हैं और उनके जवाब उस बर्फ के नीचे हैं जो हर साल पिघलती है और हर साल जवाब उनके साथ मिटते जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो 14 लोग वहाँ क्यों गए थे? अगर ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भारत में कई ऐसे रहस्य हैं जिन पर बात होनी अभी बाकी है।